हम पिछले वीडियो में चंद्रमा की बात शुरू किए हैं। चंद्रमा अब ऐसा वैज्ञानिक भी मानते हैं कि चंद्रमा सूरज से पृथ्वी का जन्म हुआ और पृथ्वी से टूट के चंद्रमा का जन्म हुआ। चंद्रमा पृथ्वी का ही एक हिस्सा है। कई एक थ्योरी है वैज्ञानिकों की। कुछ ने कहा किसी अरबों बरस पहले किसी उल्का पिंड का टकराव हुआ पृथ्वी पर, फिर उससे टूट के चंद्रमा बना। और हम ये भी जानते हैं कि सबसे समीप हमारे पृथ्वी के चंद्रमा ही है, क्योंकि एक तरह से इसका पृथ्वी का अंग ही है चंद्रमा, इसलिए सबसे नज़दीक है। और इसलिए हम आज के विज्ञान में उसे ग्रह नहीं उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी का उपग्रह, ऐसे ही और भी ग्रहों के अपने उपग्रह हैं, जैसे बृहस्पति के उपग्रह हैं, शनि के उपग्रह हैं। तो इसी तरह पृथ्वी का ये उपग्रह है। ज्योतिष में हम सूर्य को ग्रह माने हैं, ग्रह कहते हैं। चंद्रमा को भी ग्रह कहते हैं। और बाकी बुध, शुक्र, मंगल, गुरु और शनि को भी ग्रह कहते हैं। आज का विज्ञान कहता है सूर्य तारा है, चंद्रमा उपग्रह है। ज्योतिष में ये ग्रह कैसे? और ज्योतिष में एक और ग्रह है राहु और केतु, जो विजिबल नहीं है, देखा नहीं जा सकता उसे, लेकिन ज्योतिष मानता है। ज्योतिष का टोटल इतना ही बात है ज्योतिष में कि ज्योतिष ये अध्ययन करता है कि हमारे पृथ्वी पर सीधा किस किस अंतरिक्ष के किस किस ग्रह उपग्रह जो भी हो, उसका असर हमारे मानव जीवन पर कितना है। इसीलिए ज्योतिष है। ज्योतिष का और कोई काम नहीं, विज्ञान का अपना दृष्टि है और वो बात सही भी है। लेकिन सूर्य चूँकि हमारा सबसे नियरेस्ट तारा है हमारे परिवार का, उसी की हम सभी परिक्रमा करते हैं, तो हमने सूर्य को ग्रह मान लिया, वो दूसरी बात है वो तो। लेकिन हम ज्योतिष में अध्ययन केवल इस बात का ही करते हैं कि हमारे जीवन पर किन किन ग्रहों की और किन किन उपग्रहों की सबकी असर कितनी। तो इसीलिए हम चंद्रमा को भी कह देते हैं ग्रह, सूर्य को भी कह देते हैं ग्रह, और राहु केतु जो दिखता ही नहीं है, विजिबल नहीं है, उसको भी कहते हैं। वैज्ञानिक आज के डेट में कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में एक डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर है। हालांकि वैज्ञानिक भी वे पता नहीं लगा पाए हैं शायद अभी तक कि वो डार्क एनर्जी क्या है। तो हमारे सौर मंडल में वो राहु केतु एक डार्क एनर्जी है, और उस डार्क एनर्जी का असर है इस जीवन पर। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि डार्क एनर्जी का जीवन पर असर है, लेकिन कैसे है वो अभी तक साबित नहीं हो पाया। तो हम चंद्रमा की बात कर रहे थे कि चंद्रमा का जल पर कितना असर है। पिछले वीडियो में हम चर्चा किए कि एक बच्चा जब माँ के गर्भ में जाता है तो उसका माँ से सीधा कोई कनेक्शन नहीं होता। जो भी कनेक्शन होता है वो जल के द्वारा ही होता है। जो भी वो माँ से प्राप्त करता है बच्चा, वो जल से ही प्राप्त करता है। फिर बच्चा बाहर आता है तो उसके शरीर में भी जल ही है, 65 से 70% के बीच कुछ ऐसा ही। और उसका अनुपात भी है वही है जो सागर का है। इसकी चर्चा किए हैं पिछले वीडियो में। तो विज्ञान आज ये तो स्वीकार करता ही है कि चंद्रमा का जल पर सीधा असर है। तो वही जल हमारे शरीर में है, वही नमक पानी का अनुपात जो सागर में, वही मेरे शरीर में है, तो कैसे असर नहीं होगा। बहुत ज़्यादा असर है चंद्रमा का हमारे शरीर पर। हाँ, हम थोड़ा मनुष्यों के संवेदनशीलता में अभी कमी आई है, इसलिए हमें थोड़ा उसका असर कम मालूम पड़ता है। लेकिन बहुत
जीव हैं इस धरती पर जिन्हें, जैसे समुद्र में मछली है, वो तो पानी में ही रहती है, उसका जीवन पानी ही है। तो सबसे ज़्यादा असर मछलियों पर देखा गया है। मछली समुद्र में है। मछली एक खास समय पर जब सागर उतर रहा होता है, उसी समय सारी मछलियाँ समुद्र के तट पर अपने अंडे छोड़ दिया करती है हमेशा। ये करोड़ों वर्ष से चले आ रहे। और ठीक जब फिर सागर चढ़ता है तो उस समय बच्चे अंडे से निकल जाते हैं और फिर उस सागर में विलीन हो जाती हैं, सागर में चली जाती है। और इसी कारण से मछली अभी तक अपने अस्तित्व को बचाए रखी है। तो मछली के पास ये, हालांकि बहुत प्रयोग किया गया, कई बार इतना प्रयोग किया गया मछलियों को धोखा देने के लिए। ठीक है, कुछ लोग माने कि नहीं, सागर के चढ़ाव से उनका कोई, लहरों से कोई उनका लेना देना होगा अंडे देने का। बहुत प्रयोग भी हुए। मछलियों को झील में छोड़ा गया, मछलियों को बंद कमरे में पानी में अंधेरा डार्कनेस करके छोड़ा गया, बहुत उजाला करके छोड़ा गया। लेकिन मछलियाँ हमेशा ठीक उसी क्षण में जहाँ वो थी, अगर झील में है तो उसके पास तट नहीं है, एक कमरे में है, एक छोटे तालाब में है, टैंक में है, तो उसके पास जगह नहीं है, तो ठीक वो चंद्रमा का जब वक्त आया, समय आया, ठीक उसी समय उन्होंने जहाँ थी वही अंडे दे दिए। तो मछली पर असर सीधा देखा गया है। और जो सागर में हम बताए हैं कि जो पानी का नमक अनुपात है वही मेरे शरीर में भी है, हमारे शरीर में, सबके शरीर में वही। तो हमारे शरीर पर भी बहुत ज़्यादा असर है। वो ठीक है कि हम अपनी संवेदनशीलता थोड़ी खो दिए हैं अपनी बुद्धिमानी में। हम अपनी बुद्धिमानी में अपनी बहुत सारी प्रकृति से जो हमें संवेदना मिल रही थी, हम उसे खो दिए हैं जो हमारे लिए मूल्यवान थी। और इसी बुद्धि से कुछ ऐसे भी चीज़ हासिल कर लिए हैं जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं थी। हम तो अपने को ही, अपनी बुद्धिमानी से अपने को ही मिटाने का बहुत सारा आविष्कार कर लिए हैं। अब तो अभी भी बहुत से ऐसे प्राणी है, जानवर हम कहते हैं या जो भी करते हैं, जानवर है, कि उनके पास अभी संवेदनशीलता हमसे ज़्यादा है। वो चंद्रमा की गति, सूरज की गति, सूरज पर चंद्रमा पर पड़ने वाले प्रभाव, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों को पकड़ने का उनके पास क्षमता ज़्यादा है मनुष्यों के सिवा। तो और वही है कि हम अपनी संवेदनशीलता थोड़ा खोए हैं, इसलिए ये लगता है। और फिर हम जापान में एक पक्षी हुआ करती थी, उसका नाम हमें नहीं पता। वो पहले भूकंप आने के 24 घंटा पहले उस जगह को खाली कर देते थे। अब ऐसा होता है कि नहीं, चूँकि विज्ञान बहुत डेवलप कर गया है जापान में, तो और ज़्यादा। तो अब होता है कि नहीं, ये हमें नहीं पता, लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था। और उसी से शायद वहाँ के मनुष्य अपने आप को इतना दिन तक बचा पाए, क्योंकि वहाँ तो प्रतिदिन भूकंप आते हैं। इसी तरह कुछ ठंडी जगहों की पक्षियाँ होती थी पहले, ठंडी जगहों पर, वहाँ पर बर्फ़ गिरने के ठीक 1 महीना पहले वो अपना वहाँ से उड़ जाया करती थी, वो जगह छोड़ देती थी। तो और हर साल बर्फ़ गिरने का कोई निश्चित तारीख तो होता नहीं है, लेकिन उन पंछियों का निश्चित समय था कि बर्फ़ आने के लगभग 1 महीना पहले वो उड़ जाया करते थे। बर्फ़ कभी किसी साल में कभी 10 दिन पहले गिरे, 10 दिन बाद गिरे, उनसे उन पर कोई असर नहीं पड़ता। जब भी बर्फ़ गिरने वाला होता था उसके 1 महीना पहले वो वहाँ से अपना जगह छोड़ देती थी और बाहर हो जाती थी, फिर वापस आ जाती थी। तो मेरा सब मिला जुलाए कहना यही है कि जब एक छोटे छोटे जीवों पर, एक पक्षी पर, एक मछली पर जब इतना असर पड़ता है तो मनुष्य पर तो निश्चित ही पड़ता है। हमें थोड़ा सा उसका एहसास हो या नहीं हो, थोड़ा कम हो या ज़्यादा हो। और ऐसा देखा भी गया है कि बहुत सारे पशु पक्षी हैं जिनकी अलग अलग क्षमताएं हैं।
जैसे कुत्ता है, उसे सूंघने की क्षमता ज़्यादा है, उसे उतनी क्षमता हमारी नहीं है, मनुष्य की नहीं है। वैसे बहुत सारे ऐसे हर जानवर में अलग अलग क्षमताएं हैं, तो उनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है, वो प्रकृति के ज़्यादा निकट हैं, तो वे ग्रहों से मिलने वाली सूचनाओं का, उनके तरंगों को वो जल्दी भाप पाते हैं और हम थोड़ा देर से। लेकिन मनुष्य पर प्रभाव भी उतना ही है जितना एक छोटे से छोटे बैक्टीरिया एक जीव तक पर हो, वही एक मानव शरीर पर है। क्योंकि हम भी तो, मानव शरीर भी तो कभी एक अमीबा की तरह ही था। जीवन पूरे इस धरती पर धीरे धीरे ही डेवलप हुआ है ना। विज्ञान भी कहता है धीरे धीरे डेवलप करते करते आज मनुष्य हम बने। तो और एक दो एपिसोडों में हम चर्चा करेंगे चंद्रमा की, फिर अन्य ग्रहों की थोड़ी बात करेंगे, और उसके बाद हम फिर सीधे ज्योतिष जो लोग समझते हैं, जो हालांकि ज्योतिष के संबंध में भी हम एक बात बता देना चाहते हैं कि ज्योतिष के 3 आयाम हैं। एक आयाम है वो एकदम निश्चित है, 25% है वो जीवन में, 25% एकदम निश्चित आयाम है। कुंडली देखने के बाद ये पता चलता है 25% ये होके ही रहेगा, उसको टाला नहीं जा सकता। आप उसे जान करके उसमें सहयोग कर सकते हैं, बस उसे स्वीकार कर सकते हैं। 25% हिस्सा होता है, यदि हम जान जाए तो उसे बदल सकते हैं, और नहीं जाने तो घट सकता है। और इसीलिए शायद इसी पार्ट के लिए ज्योतिष का सबसे ज़्यादा महत्व है, और इसीलिए ज्योतिष का आविष्कार हुआ। और ज्योतिष का बहुत लंबे समय तक, भारत में तो बहुत लंबे समय तक इसका फ़ायदा उठाया गया कि 25% हिस्सा है कि हम जान जाए तो उसे बदल सकते हैं, और नहीं जाने तो वो घट जाएगी। और 50% ऐसा है जो बिल्कुल ही वो उसके होने या नहीं होने से ज्योतिष का कोई लेना देना नहीं है। और थोड़ी सी दुख की बात है कि आज मनुष्य इसी 50% में सबसे ज़्यादा उलझा हुआ है। हमारे पास जितने प्रश्न आते हैं ज्योतिष के, तो इस 50% जो बिल्कुल अनिश्चित है, कुछ भी हो सकता है, उसी के विषय में सबसे ज़्यादा होता है। और थोड़े प्रश्न होते हैं जिनको जाना जाए तो टल सकता है, न जाना जाए तो घट जाएगा। और वही एक 25% हिस्सा है जो बिल्कुल निश्चित है, उसके बारे में तो शायद ही कोई कभी कभी कोई मिल जाता है जो उसका सवाल करता है। ज़्यादातर लोग उससे नहीं करते। ठीक है, आगे हम फिर और बात करेंगे ज्योतिष के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर अगले एपिसोड